अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना तो तलवार थी, ना ताज, ना सिंहासन, बल्कि एक लेजर बुक, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए जरा, एक छोटा सा कमरा, फ्रैंकफर्ट का एक संकरा गली मोहल्ला, बाहर बॉर्डर, अंदर रिस्ट्रिक्शन। यहूदी समुदाय को एक सीमित इलाके में रहने को मजबूर किया गया था। उसी गेटों में एक आदमी बैठा था। कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई सेना नहीं, बस एक छोटा सा काउंटिंग हाउस, रेयर कॉइन्स का व्यापार और लोकल मर्चेंट्स को लोन देना। नाम था मेयर एमशेल रॉथस्चाइल्ड। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। उसने बहुत जल्दी एक ब्रूटल सच समझ लिया था। दुनिया में पावर सीधे तलवार से नहीं आती, पावर आती है पैसे से। और अगर आपको पावर कंट्रोल करनी है तो आपको पैसा कंट्रोल करना होगा। लेकिन उसने एक और बात समझी। इंसान की सबसे महंगी इन्वेंशन क्या है? वॉर, जंग। जंग में देश टूटते हैं, लोग मरते हैं, शहर जलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा जिंदा रहती है, लोन। जब यूरोप के राजा आपस में लड़ते थे, वो एक दूसरे से पैसे उधार नहीं लेते थे, वो जाते थे बैंकर्स के पास। और यहीं से गेम बदल गया। रॉथस्चाइल्ड ने किंग्स को फंड करना शुरू किया, इनडायरेक्टली वॉर्स को फंड करना शुरू किया। राजा जीते या हारे, फर्क नहीं पड़ता था, लोन तो इंटरेस्ट सहित वापस आना ही था। लेकिन असली इनोवेशन सिर्फ लोन देना नहीं था। असली इनोवेशन था नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो बॉर्डर से ऊपर काम करे, पॉलिटिक्स से ऊपर, नेशनैलिटी से ऊपर। उसने अपने 5 बेटों को 5 अलग अलग यूरोपियन कैपिटल्स में भेज दिया। फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स, पेरिस। सोचिए, एक फैमिली, लेकिन पूरा यूरोप उनका फाइनेंशियल ग्रिड बन गया। अगर फ्रैंकफर्ट से लंदन पैसा भेजना है, कोई मैसेंजर जान जोखिम में डालकर जाएगा। लेकिन सामने जो बैठे हैं वो भी अपना ही भाई है। ट्रस्ट इंटरनल है, स्पीड एक्सटर्नल से तेज है। यह सिस्टम बिल्कुल बिजली के ग्रिड जैसा बन गया था। कंट्री कोई भी हो, करंट उसी नेटवर्क से गुजरता था। और यहां एक कड़वा सच है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। हिस्टोरियन नाइल फर्गूसन ने अपनी रिसर्च में लिखा है, और ब्रिटिश म्यूजियम में ओरिजिनल लेटर्स भी मौजूद है, कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने कई बार वॉर्स के दोनों साइड्स को फाइनेंस किया। अब आप सोचिए, राजा हारे या जीते, बैंकर हारता है क्या? यहीं से मनी एज कंट्रोल का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। लेकिन असली प्रूफ एक फेमस कहानी में दिखता है। साल 1815, बैटल ऑफ वाटरलू। वही जंग जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे को आखिरी बार हराया गया। लंदन में बैठा था नेथन रॉथस्चाइल्ड। उसने गवर्नमेंट से भी तेज प्राइवेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रखा था। फास्ट शिप्स, कॉरियर्स, प्राइवेट मैसेंजर्स। इंफॉर्मेशन उसके पास पहले पहुंचती थी। 18 जून 1815 को नेपोलियन हार गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैसेंजर 21 जून को लंदन पहुंचा, लेकिन नेथन को 20 जून को ही खबर मिल गई, सिर्फ 24 घंटे पहले। आज के हिसाब से सोचिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट क्रैश या बूम की खबर एक दिन पहले मिल जाए, क्या होगा? उसने तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए। अगले दिन जब पब्लिक को पता चला कि ब्रिटेन जीत गया, बॉन्ड प्राइसेस स्काईरॉकेट। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसके पास सच पहले, सिस्टम उसके नीचे। अब एक कोट बहुत सर्कुलेट होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इंग्लैंड का किंग कौन है, जो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है वही एम्पायर कंट्रोल करता है। हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि एग्जैक्ट लाइन बोली या नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा ही था। और यहीं से मॉडर्न फाइनेंस की जड़ें गहरी हुई। पहले पावर तलवार में थी, फिर सोने चांदी में गई, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन में शिफ्ट होने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका। एक और नाम, एक और लेवल, एक और कंट्रोल सिस्टम। नाम था जॉन डी रॉकफेलर। उसने बनाई स्टैंडर्ड ऑयल। 1880 तक अमेरिका की लगभग 90% ऑयल रिफाइनिंग उसके कंट्रोल में थी। सोचिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लगभग पूरा एनर्जी स्विच एक आदमी के हाथ में। आज के हिसाब से उसकी नेटवर्थ $400 बिलियन से भी ऊपर होती। एलोन मस्क और जेफ बेजोस को जोड़ दीजिए, फिर भी कंपैरिजन छोटा लगे। लेकिन उसने किया कैसे? पहले ऑयल इतना सस्ता बेचा कि कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाएं। जब मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई, प्राइसेस कंट्रोल, रेलवे कंपनीज से सीक्रेट डील्स, ट्रांसपोर्ट सस्ता, कंपटीशन महंगा, पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल, ऑल वेल से लेकर पंप तक। 1911 में यूथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ दो। लेकिन ट्विस्ट देखिए, कंपनी टूटी, लेकिन शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू उससे भी ज्यादा निकली। रॉकफेलर और अमीर हो गया,
अब कहानी डार्क होती है। एक 914 कोलोराडो कोल माइनर्स ट्राई कर रहे थे। बेसिक ह्यूमन कंडीशंस की मांग। नेशनल गार्ड बुलाया गया, टेंट्स जलाए गए, बच्चे मारे गए। अमेरिका का सबसे अमीर आदमी सबसे हेटेड आदमी बन गया। लेकिन यहीं से इमेज कंट्रोल का गेम शुरू हुआ। उसने हायर किया आइवी ली, मॉडर्न पब्लिक रिलेशंस का जन्म, न्यूज़पेपर्स में फोटोज, गरीब बच्चों को कॉइन्स देते हुए, वर्कर से हाथ मिलाते हुए, सॉफ्ट इमेज। फिर 1913 में बना रॉकफेलर फाउंडेशन। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, साइंस फंडिंग, पब्लिक मेमोरी रीसेट। अब सवाल आता है, जेन्युइन फिलैंथ्रोपी या क्लीन इमेज स्ट्रैटेजी? सच शायद दोनों के बीच है, लेकिन असली सवाल यहां है, जब प्राइवेट फाउंडेशन एजुकेशन फंड करती है तो सिलेबस इनडायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस करता है? जब हेल्थ फंड करती है, प्रायोरिटी डिजीजेस कौन डिसाइड करता है? यह पावर बिना इलेक्शन के मिलती है, साइलेंट पावर। और यहीं से हम पहुंचते हैं स्टोरी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ। प्राइवेट बैंकर्स पावरफुल थे, लेकिन वल्नरेबल भी। उन्हें गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे। अगर पब्लिक ट्रस्ट हिल जाए, बैंक कोलैप्स, तो क्या होगा? अगर एक सिस्टम ऐसा आ जाए जो हवा से पैसा क्रिएट कर सके। 23 दिसंबर 1913 अमेरिका में पास हुआ एक लॉ, फेडरल रिजर्व एक्ट, और यहीं से पावर का इक्वेशन परमानेंटली बदल गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। 1913 का वो दिन बाहर से एक नॉर्मल पॉलिटिकल डिसीजन जैसा लग रहा था। एक लॉ पास हुआ, कुछ सिग्नेचर्स हुए, और अमेरिका में एक नया इंस्टीट्यूशन बना, फेडरल रिजर्व। लेकिन असली सवाल है, क्या यह सिर्फ एक सेंट्रल बैंक था या मॉडर्न मनी कंट्रोल सिस्टम की फाउंडेशन? समझिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से। उससे पहले सिस्टम क्या था? बैंक्स लोन देते थे, लेकिन उन्हें गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था। अगर $100 लोन दिया है तो उसके पीछे रियल एसेट होना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट टूटे तो बैंक रन हो सकता था, मतलब लोग एक साथ पैसा निकालने आ जाएं। और बैंक कोलैप्स। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा डायरेक्टली गोल्ड से टाइड ना हो। यहीं से गेम बदलता है। फेडरल रिजर्व का बेसिक मॉडल था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए। बैंक को लीगली सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व रखना है, बाकी पैसा वो लोन दे सकता है। वो लोन फिर किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और वो भी आगे लोन बन जाता है। एक ही 1000 रुपए सिस्टम में घूमते घूमते 5000 1000 20,000 बन सकते हैं। यानी पैसा मल्टीप्लाई होता है विदाउट प्रिंटिंग इक्विवेलेंट गोल्ड। अब यहां रुकिए और सोचिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ाने की पावर किसी इंस्टीट्यूशन के पास है, तो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करने की पावर भी उसी के पास है। इंटरेस्ट रेट कम, लोन सस्ते, बिजनेस ग्रो, मार्केट बूम। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोन्स महंगे, स्पेंडिंग कम, स्लो डाउन। तो असली कंट्रोल किसके पास गया? यहां से प्राइवेट फैमिली बैंक्स की डिपेंडेंसी कम होने लगी और सेंट्रल बैंकिंग मॉडल डोमिनेंट हो गया। लेकिन कहानी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1929 वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929। स्टॉक मार्केट कोलैप्स, पैनिक, बैंक्स फेल, बिजनेसेस बंद, अनएम्प्लॉयमेंट स्काईरॉकेट, ग्रेट डिप्रेशन। अब डिबेट आज तक चलती है कि फेडरल रिजर्व ने टाइमली एक्शन लिया या नहीं, इंटरेस्ट रेट्स सही मैनेज हुए या नहीं, लिक्विडिटी क्यों ड्राई हो गई। लेकिन एक चीज क्लियर है, जब मनी सप्लाई सिकुड़ती है, इकोनॉमी भी सिकुड़ती है। यानी पैसा सिर्फ एक्सचेंज का टूल नहीं है, ये ऑक्सीजन है सिस्टम की। अगर ऑक्सीजन कम कर दो, सिस्टम सफोकेट करेगा। यहीं से मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग का रियल पावर फेज शुरू हुआ। अब चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1971 रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। इस मोमेंट को निक्सन शॉक भी कहा जाता है। इसका मतलब अब यूएस डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से बैक नहीं था, प्योर फिएट करेंसी। फिएट मतलब पैसा इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ये लीगल टेंडर है, नॉट बिकॉज उसके पीछे गोल्ड पड़ा है। अब सोचिए, जब करेंसी पूरी तरह ट्रस्ट पर चल रही हो और ट्रस्ट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल बैंक मैनेज कर रहे हो, तो पावर कहां कॉन्सेंट्रेट होगी? यही मॉडल बाद में ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस में दिखता है, जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कंट्रीज क्राइसिस में जाते हैं, डेट लेते हैं, कंडीशंस आती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि हर लोन गलत हो, कई बार जेन्युइन क्राइसिस में मदद मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्टेबिलिटी आती है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल है, अगर कोई देश हेविली डेट में है और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सटर्नल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड है, तो रियल इंडिपेंडेंस कितनी है? यही वो अनकंफर्टेबल जोन है जहां फाइनेंस और सॉवरेंटी मिलते हैं। अब यहां एक और लेयर जोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन। 1815 में 24 घंटे पहले न्यूज मिलना गेम बदल सकता था। आज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, माइक्रो सेकंड एडवांटेज।
अगर आपके पास पॉलिसी चेंज की हिंट पहले हो, अगर आपको पता हो कि इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है, अगर आप बजट अनाउंसमेंट से पहले पोजीशनिंग कर लें, क्या होगा? वेल्थ ट्रांसफर, स्लो से फास्ट की तरफ, रिटेल से इंस्टीट्यूशनल की तरफ। यही रीजन है कि मॉडर्न फाइनेंस में इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा एसेट है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या पैसा हमें कंट्रोल करता है या हम पैसे को? क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन हुआ है कि इन्फ्लेशन स्टेडी रहे, पैसा धीरे धीरे वैल्यू लूज करे, ताकि लोग होल्ड ना करें, स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें। गुड फॉर ग्रोथ। लेकिन एवरेज सिटीजन के लिए सैलरी 5% बढ़ती है, इन्फ्लेशन 6%, रियल परचेसिंग पावर, आप समझ रहे हैं। और यही रीजन है कि रिच और रिच होते दिखते हैं, एसेट्स होल्ड करते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस। मिडिल क्लास कैश होल्ड करती है, ईएमआई पे करती है, इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब करती है। अब मैं यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है। सेंट्रल बैंक्स विलेंस नहीं है, बिलियनर्स ऑटोमेटिकली ईविल नहीं है। सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पैटर्न देखना जरूरी है। पावर शिफ्ट हुई है, पहले किंग्स, फिर गोल्ड होल्डर्स, फिर प्राइवेट बैंकर्स, फिर सेंट्रल बैंक्स, अब डेटा प्लस एल्गोरिदम्स। और इसी एवोल्यूशन को अगर हम समझ लें, तो हम विक्टिम मोड से निकलकर अवेयर मोड में आ सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। और अगर अभी तक की डिस्कशन आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसे डीप लेकिन सिंपल ब्रेकडाउन्स मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे हम इस सिस्टम को और खोलने वाले हैं, स्पेशली ये कि फिएट करेंसी आखिर काम कैसे करती है और इसमें आम आदमी कहां फंसता है। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। एक कॉमन मिथ है कि पैसा छापना मतलब सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस चलाना। रियलिटी उससे ज्यादा लेयर्ड है। मनी क्रिएशन मोस्टली डिजिटल एंट्री से होता है। कमर्शियल बैंक्स जब लोन अप्रूव करते हैं, वो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स नहीं देते, वो नया डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, यानी डेट मनी। अगर डेट रीपे हो जाए, मनी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सिस्टम नेचुरली डेट ड्रिवन है। ग्रोथ चाहिए, मोर क्रेडिट, स्लो डाउन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। अब इमेजिन कीजिए, अगर पूरा ग्लोबल सिस्टम डेट पर बिल्ट है, तो परमानेंट स्टेबिलिटी पॉसिबल है या साइकिल्स अनअवॉइडेबल है? बूम, बस्ट, रिकवरी, रिपीट। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम जरूर करती है। और यहीं से हम अगले फेज में एंटर करने वाले हैं, डिजिटल एज, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन क्लेम्स। क्या ये सच में मनी कंट्रोल सिस्टम को तोड़ सकते हैं, या ये भी उसी गेम का नेक्स्ट लेवल है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्यूचर में पावर डेटा के पास है, तो नेक्स्ट रॉथस्काइल्ड या नेक्स्ट रॉकफेलर कौन होगा? कोई गवर्नमेंट, कोई टेक कंपनी, या एल्गोरिदम? अभी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा बाकी है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, उस फोन में आपका बैंक है, आपका वॉलेट है, आपका निवेश है, आपका डेटा है। पहले पैसा तिजोरी में बंद रहता था, फिर बैंक में, अब सर्वर में है। और सर्वर कहाँ है? किसी डेटा सेंटर में। और डेटा सेंटर किसके कंट्रोल में है? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। हमने देखा कि कैसे रॉथस्चाइल्ड ने नेटवर्क बनाया, कैसे रॉकफेलर ने सप्लाई चेन कंट्रोल की, कैसे सेंट्रल बैंक्स ने मनी सप्लाई को मैनेज करना शुरू किया। अब सवाल है, आज के दौर में असली पावर किसके पास है? अगर 1800 में पावर गोल्ड में थी, 1900 में ऑयल में, तो 2000 के बाद पावर डेटा में शिफ्ट हो गई। आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियां कौन सी हैं? ऑयल की या टेक की? एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, अमेजॉन। इनका असली प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ फोन, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, या डेटा? अब सोचिए, अगर किसी कंपनी को पता है कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं, किस चीज से डरते हैं, किस चीज पर क्लिक करते हैं, तो वो सिर्फ आपको ऐड नहीं बेच रही, वो बिहेवियर समझ रही है। और बिहेवियर समझना मतलब डिसीजन इन्फ्लुएंस करना। अब इसे फाइनेंस से जोड़िए। अगर आपको पता हो कि लोग पैनिक में बेचेंगे, आप पहले खरीदेंगे। अगर पता हो कि लोग ग्रीड में खरीदेंगे, आप पहले बेचेंगे। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मॉडर्न वर्जन यही है। अब एक और लेयर जोड़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी। 2008, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक्स फेल, बेल आउट्स, पब्लिक आउटरीच। इसी साल एक व्हाइट पेपर आता है, नाम सातोशी नाकामोटो, और जंग होता है बिटकॉइन का। आइडिया क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड मनी, नो सेंट्रल बैंक, नो सिंगल अथॉरिटी, ब्लॉकचेन नाम का पब्लिक लेजर, ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल। सुनने में रेवोल्यूशन लगता है, बी योर ओन बैंक। लेकिन यहां भी सवाल खत्म नहीं होते। बिटकॉइन माइनिंग किसके हाथ में कॉन्सेंट्रेट है? एक्सचेंजेस कौन चलाता है? रेगुलेशन किसके पास है? अगर 90% लोग अपना क्रिप्टो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रखते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन कितना प्रैक्टिकल है? और फिर आता है एक नया कॉन्सेप्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी वही सेंट्रल बैंक, लेकिन करेंसी डिजिटल फॉर्म में, प्रोग्रामेबल मनी। अगर सरकार चाहे तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एक्सपायरी डेट लगा सकती है, यूसेज ट्रैक कर सकती है। अब यहां कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बता रहे, ये पब्लिक डिस्कशंस है पॉलिसी सर्कल्स में। तो पिक्चर क्लियर है,
पावर इवॉल्व होती रही है, फॉर्म बदलती रही है, लेकिन कोर प्रिंसिपल वही है। जो मनी फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करे, वो सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस पूरे एवोल्यूशन का असर किस पर पड़ता है? सबसे पहले कॉमन सिटीजन। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसे महसूस होता है? मिडिल क्लास, फिक्स्ड सैलरी वाले लोग। इंटरेस्ट रेट हाई का असर? ईएमआई बढ़ती है, हाउसिंग लोन महंगा, बिजनेस क्रेडिट टाइट, स्टॉक मार्केट बूम का फायदा जिनके पास ऑलरेडी एसेट्स है। वेल्थ गैप धीरे धीरे वाइडन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम सिर्फ नेगेटिव है। इसी सिस्टम ने ग्लोबल ट्रेड को एक्सपैंड किया, टेक्नोलॉजी फंडिंग को एनेबल किया, हेल्थ केयर रिसर्च को पुश किया। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, ब्लाइंड पार्टिसिपेशन में है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप खेल सकते हैं, अगर रूल्स नहीं पता तो आप खेल का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक व्हाट इफ सिनारियो सोचते हैं। अगर फ्यूचर में पूरी इकोनॉमी डिजिटल वॉलेट बेस्ड हो जाए, कैश ऑलमोस्ट खत्म, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल, तो ब्लैक इकोनॉमी कम हो सकती है, करप्शन कम हो सकता है, बेस्ट केस। लेकिन वर्स्ट केस? कंप्लीट फाइनेंशियल सर्वेलेंस, पॉलिसी डिसेंट पर अकाउंट फ्रीज, सोशल क्रेडिट टाइप स्कोरिंग। ये एक्सट्रीम सिनारियोज है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जब पावर सेंट्रलाइज होती है। अब दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जेन्युइनली मैच्योर हो जाए, पीयर टू पीयर सिस्टम्स रिलायबल बन जाए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंस्टेंट और चीप हो जाए, तो रेमिटेंस कॉस्ट कम होगी, डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होगा। अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है, और यही मॉडर्न फाइनेंस का डुअल नेचर है। अब वापस एक बार हिस्ट्री को जोड़ते हैं। रॉथस्चाइल्ड ने नेटवर्क बनाया, रॉकफेलर ने मोनोपोली बिल्ड की, सेंट्रल बैंक्स ने मनी सप्लाई मैनेज की, टेक जाइंट्स डेटा कैप्चर कर रहे हैं, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन का दावा कर रहा है। हर फेज में एक पैटर्न दिखता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर रेगुलेशन, फिर नया इनोवेशन, फिर नई कॉन्सेंट्रेशन, साइकिल। और इसी साइकिल को समझना जरूरी है, स्पेशली हमारे जैसे देशों के लिए। इंडिया जैसे देश जहां यंग पॉपुलेशन है, डिजिटल अडॉप्शन फास्ट है, यूपीआई रेवोल्यूशन हो चुका है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, लेकिन अवेयरनेस उतनी फास्ट नहीं। अगर यूथ सिर्फ कंजम्पशन करेगा, क्रेडिट कार्ड कल्चर ब्लाइंडली फॉलो करेगा, इंस्टेंट लोन एप्स में फंसेगा, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर यूथ इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट समझेगा, तो वही सिस्टम अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहीं से पर्सनल फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो बदलता है, करेंसी फ्लक्चुएट करती है, पेट्रोल प्राइस बदलता है, और अंत में असर आपकी पॉकेट पर आता है। सो यस, ग्लोबल मनी गेम एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपके डेली लाइफ में एंटर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम पार्ट 4 में टैकल करेंगे, क्या सोल्यूशन है? क्या पैसा इनहेरेंटली कंट्रोल का टूल है या एम्पावरमेंट का? क्या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर सेफर है? और एक आम इंसान प्रैक्टिकली क्या कर सकता है? क्योंकि थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना दूसरी। अब तक हमने एक लंबी यात्रा की है, फ्रैंकफर्ट के एक छोटे से गेटो से शुरुआत की, जहां एक साधारण सा काउंटिंग हाउस चलाने वाला इंसान ये समझ गया कि असली ताकत तलवार में नहीं, पैसे के फ्लो में छुपी है। फिर हमने देखा कैसे एक फैमिली ने पूरे यूरोप में नेटवर्क फैलाया, कैसे जानकारी की 24 घंटे की बढ़त ने करोड़ों की ताकत दे दी, कैसे अमेरिका में तेल की मोनोपोली ने एक आदमी को इतना बड़ा बना दिया कि सरकार को दखल देना पड़ा, और कैसे इमेज, फिलैंथ्रोपी और पब्लिक परसेप्शन भी पावर का हिस्सा बन गए। फिर कहानी पहुंची सेंट्रल बैंकिंग तक। फेडरल रिजर्व के बनने के बाद मनी सप्लाई का इक्वेशन बदल गया, गोल्ड स्टैंडर्ड से फिएट करेंसी तक का सफर, और 1971 में रिचर्ड निक्सन का डिसीजन जिसने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। उस दिन से पैसा पूरी तरह ट्रस्ट पर खड़ा हो गया, और आज पैसा लार्जली डिजिटल एंट्री है, डेट से पैदा होता है, इंटरेस्ट रेट से ग्रो या श्रिंक होता है, एल्गोरिदम से ट्रेड होता है, डेटा से प्रेडिक्ट होता है। तो क्या कंक्लूजन है? क्या ये सब किसी सीक्रेट मास्टरमाइंड का खेल है? नहीं, ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है, लेकिन इवॉल्विंग सिस्टम में भी पैटर्न्स होते हैं। पहला पैटर्न, पैसा हमेशा न्यूट्रल टूल नहीं रहा, जिसने फ्लो कंट्रोल किया उसने इन्फ्लुएंस हासिल किया। दूसरा पैटर्न, हर बार जब पावर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुई, सोसाइटी ने रिएक्ट किया, रेगुलेशन आया, ब्रेकअप हुआ, रिफॉर्म हुआ, फिर नया इनोवेशन आया। तीसरा पैटर्न, इंफॉर्मेशन हमेशा डिसाइसिव फैक्टर रही। 1815 में बैटलफील्ड की खबर, 1929 में लिक्विडिटी सिग्नल्स, आज माइक्रोसेकंड ट्रेडिंग डेटा। तो असली सवाल है, इस सिस्टम में आम आदमी कहां खड़ा है? आप और मैं। हम टैक्स देते हैं, ईएमआई भरते हैं, सेविंग्स रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्फ्लेशन झेलते हैं, लेकिन हम अक्सर सिस्टम को समझे बिना पार्टिसिपेट करते हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम के अपने फायदे हैं। क्राइसिस में लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा सकती है, बैंकिंग कोलैप्स रोका जा सकता है, ग्लोबल ट्रेड स्मूथ रखा जा सकता है।
अगर 2008 के क्राइसिस में गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन ना करते तो शायद डैमेज और बड़ा होता। लेकिन रिस्क भी है, टू मच कॉन्सेंट्रेशन, पॉलिसी मिस्टेक्स का मैसिव इंपैक्ट, डेट ट्रैप साइकिल्स। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया अट्रैक्टिव लगता है। बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स ने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव दिया, ट्रस्ट द कोड नॉट द इंस्टीट्यूशन। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में कोड भी इंसानों द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। एक्सचेंजेस रेगुलेट होते हैं, गवर्नमेंट्स टैक्स करती है, टेक्नोलॉजी भी न्यूट्रल नहीं रहती। इसलिए एक्सट्रीम पोजीशंस अक्सर इनकम्प्लीट होती है। सच शायद बीच में है। मनी कंट्रोल का इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। अगर आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे काम करती है तो आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं छोड़ेंगे, आप एसेट एलोकेशन सोचेंगे। अगर आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे काम करता है तो आप ब्लाइंडली लोन नहीं लेंगे। अगर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एडवांटेज कितना पावरफुल है तो आप वेरीफाइड सोर्सेज से सीखने की कोशिश करेंगे, रूमर से नहीं। सिस्टम पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, और यही मैच्योरिटी है। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कल से पूरी दुनिया कैशलेस हो जाए, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल, टैक्स इवेजन कम, करप्शन कम, एफिशिएंट गवर्नेंस, पॉजिटिव पिक्चर। लेकिन अगर उसी सिस्टम में डिसेंट पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल हो जाए, अकाउंट फ्रीज, स्पेंडिंग लिमिट, नेगेटिव पिक्चर। टेक्नोलॉजी नीदर गुड नोर ईविल है, इंटेंट और गवर्नेंस डिसाइड करते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ कौन कंट्रोल कर रहा है नहीं है, सवाल है क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और यहीं पर एजुकेटेड सिटीजन का रोल आता है। जब पब्लिक इन्फॉर्म होती है तब पॉलिसी डिबेट्स मैच्योर होती है, तब ब्लाइंड हीरो वर्शिप या ब्लाइंड हेट्रेड कम होता है। रॉथसचाइल्ड और रॉकफिलर जैसे नामों के आसपास मिथ्स भी बने, एग्जैजरेशंस भी हुए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूमी, लेकिन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी है, अचीवमेंट्स भी है, कंट्रोवर्सीज भी है। बैलेंस जरूरी है। पावर को डीमोनाइज करना आसान है, ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करना भी आसान है, डिफिकल्ट है न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग। तो इस पूरी कहानी से प्रैक्टिकल टेकअवे क्या है? पहला, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का मीडियम है। दूसरा, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा एसेट है, स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज अक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म वेल्थ से जुड़ा है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, इनकम सोर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल एक जगह डिपेंड मत रहिए। चौथा, डेट समझ कर लीजिए, डेट प्रोडक्टिव हो तो ग्रोथ देता है, कंजम्पशन डेट ट्रैप बना सकता है। और पांचवा, सिस्टम इवॉल्व होगा, एआई आएगा, डिजिटल करेंसीज आएंगी, रेगुलेशंस बदलेंगी, लेकिन अवेयरनेस टाइमलेस रहेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से आने वाले 20-30 साल में असली पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट्स, टेक कंपनीज, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स या इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स? कमेंट में जरूर बताइए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह पूरा एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो, अगर इसने आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा भी शिफ्ट किया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही गहराई वाले लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझाए गए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे लॉन्ग फॉर्म रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते रहने की मोटिवेशन देता है। अब ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मनी का एवोल्यूशन अभी जारी है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। सोचिएगा और समझकर खेलिएगा।